पहला प्यार तो सावन की उस पहली बारिश के समान होता है, जिसकी पहली फुहार से ऐसा लगता है मानो मन की सारी तपिश दूर हो गई हो। मेरा पहला प्यार रवि जब मुझे अचानक मिला तो ऐसा लगा जैसे मैंने उस क्षितिज को पा लिया जहाँ धरती और आसमान के सिरे एक हो जाते हैं। वैसे मैं चाहती नहीं थी कि रवि और मेरे बीच शारीरिक संबंध स्थापित हों, पर जब हमारे हालात ही ऐसे बन जाएं कि आप अपने प्यार के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाएं, तो ये सब हो ही जाता है। सच, उस रात रवि से हुए मिलन के बाद ही मैंने जाना कि सच्चा प्यार क्या होता है। रवि के स्पर्श मात्र से ही मेरा दिल इतनी जोर से धड़कने लगा मानो निकलकर मेरे हाथों में आ जाएगा। रवि से मिलने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कि अब तक की जितनी भी रातें मैंने अपने पति प्रतीक के साथ बिताई हैं वो मात्र एक शारीरिक उन्माद था या फिर हमारे वैवाहिक संबंध की मजबूरी। शादी से लेकर आज तक जब जब भी प्रदीप मेरे पास आया तब तब मेरा शरीर ठंडी शिला की तरह हो गया। वो अपना हक जताता रहता, लेकिन मैं मन ही मन रवि को याद करके तड़पती रहती। ये शायद रवि के प्यार का ही जादू था कि शादी के इतने साल बाद भी मैं उसे भुला नहीं पाई थी। तभी तो मेरे मन का एक कोना आज भी रवि की एक झलक पाने को तरसता था। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ रवि से, वरना नहीं। शादी से पहले मैंने ये ऐलान कर दिया था। हाँ वो तो ठीक है, पर जनाब मिलने आए तो पता चले कि वे ये चाहते हैं या नहीं। भैया के स्वर में व्यंग था। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। वो हीरो बनना चाहता है, इसलिए तो दिन रात स्टूडियो के चक्कर काटता है। बस एक ब्रेक मिला नहीं कि उसकी निकल पड़ेगी, इसीलिए तो वो मुंबई चला गया है। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, भैया ने हंसते हुए कहा और बाहर चले गए। देखो माँ, भैया कैसे रवि का मजाक उड़ाते रहते हैं। देख लेना, वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर दिखाएगा। मैं ये कहते कहते रो पड़ी थी। बेटी, वो हीरो जब बनेगा तब बनेगा, असली बात तो ये है कि वो अभी क्या कर रहा है। पापा ने चाय पीते हुए मुझसे पूछा। अब उनसे मैं क्या कहती, मैं खुद नहीं जानती थी कि वो आजकल मुंबई में क्या कर रहा है। मुझे तो बस इतना मालूम था कि शायद अभी फिर से विज्ञापन की शूटिंग कर रहा है। जब सब कुछ धुंधला सा था तब भला कोई सटीक निर्णय कैसे लिया जाता। फिर मैंने हथियार डाल दिए, यानी प्रतीक से शादी के लिए हामी भर दी। मेरे इस निर्णय से घर के सभी लोग बहुत खुश थे, पर मेरे भीतर अवश्य कुछ दरक कर टूट गया था। मैंने न जाने कितनी बार रवि को फ़ोन किया, पर वो शायद मुंबई से बाहर था। एक बार तो मैंने भावावेश में मुंबई जाने का मन भी बना लिया, पर तब माता पिता के रोते चेहरे मेरे आंखों के आगे घूम गए और तब मैंने हथियार डाल दिए। वैसे भी रवि मुंबई में कहाँ है ये मुझे नहीं पता था। प्रतीक से शादी हुई तो मैं उसके जीवन की महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। प्रतीक ने मुझे वो सब कुछ दिया जिस पर मेरा हक था, पर शायद मैं प्रतीक के साथ पूरी तरह न्याय न कर सकी। जिस मन पर किसी और का अधिकार हो, उस मन पर किसी और के अरमानों का महल बनना मुश्किल ही था। मैं जब भी अकेली होती रवि को याद करके रो पड़ती। मुझे रवि की याद उस समय सबसे ज़्यादा आती जब बारिश होती। मुझे आज भी याद है वो दिन जब बहुत ज़्यादा उमस के बाद अचानक काले बादल घिराए थे और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी। उस समय रवि और मैं पिक्चर देखकर मोटरसाइकिल पर घर लौट रहे थे। बारिश तेज होती देख रवि मोटरसाइकिल रोककर सड़क की दूसरी ओर मैदान में जाकर बारिश का मजा लेने लगा। उसे ऐसा करते देख मुझे बहुत अजीब लगा। मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी बारिश का मजा ले रही थी, तभी अचानक वो मेरे पास आया और मुझे खींचकर मैदान में ले गया। शालिनी, अपनी बाहें खोलकर इस रिमझिम का मजा लो। इन बूंदों में भीगने का मजा लोगी तभी तुम्हें लगेगा कि शरीर की तपिश कम हो रही है और तुम्हारा तन मन हवा की तरह हल्का हो गया है। पहले तो मुझे रवि का ऐसे भीगना अजीब लगा, पर फिर मैं भी उसके रंग में रंग गई। जब मैंने अपने दोनों हाथ फैलाकर बारिश की ठंडी बूंदों को अपने में आत्मसात करने की कोशिश की तो ऐसा लगा मानो मैं किसी जन्नत में पहुंच गई हूँ। बहुत देर तक बारिश में भीगने के बाद मुझे हल्की हल्की ठंड लगने लगी और मैं कांपने लगी। तब रवि मेरा हाथ पकड़कर मुझे सड़क किनारे बने एक छोटे से टी स्टॉल में ले गया। रिमझिम बारिश के बीच गर्मा गर्म चाय पीते हुए हमने अपने कपड़े सुखाए और फिर हम अपने अपने घर चले गए। उसके बाद न जाने कितनी बारिशों में मैं और रवि साथ साथ भीगे थे। भीगे बदन पर जब जब रवि के हाथों का स्पर्श हुआ तब तब मैं एक नव यौवना सी चहक उठती थी। प्रतीक को भी रवि की तरह तेज बारिश में भीगना पसंद है। मुझे याद है जब हम लोग हनीमून के लिए मंसूरी गए थे तो माल रोड पर घूमते हुए अचानक बारिश शुरू हो गई। प्रतीक तो वहीं खड़ा होकर बारिश का मजा लेने लगा, पर मैं एक पेड़ की ओट में खड़ी हो गई।
शालिनी, आओ मेरे साथ, इस बारिश में भीगो, देखो कितना मज़ा आ रहा है। ना बाबा ना, ठंड लग गई तो तुम भी यहाँ आ जाओ, मैं अपना छाता खोलते हुए बोली। जाने मन, ठंड लगने के बाद मैं तुम्हें ऐसी गर्मी दूंगा कि मेरे प्यार में पिघल पिघल जाओगी। प्रतीक की इस बात पर आसपास खड़े लोग हंस रहे थे, पर मैं शर्म से लाल हुई जा रही थी। हिल स्टेशन की बारिशों में भीगने से प्रतीक को ठंड लग गई थी और फिर वो 3 दिन तक बिस्तर से नहीं उठ पाया था। प्रतीक तो दवा लेकर गहरी नींद सो गया था, पर मैं रवि की याद में तड़प कर रह गई थी। बार बार सोचती कि काश आज प्रतीक की जगह रवि होता तो इस हनीमून का, इस बारिश का मज़ा ही कुछ और होता। वैसे प्रतीक ने हनीमून पर मुझे पूरा मज़ा दिया था, लेकिन मैं चाहकर भी पूरे मन से उसका साथ नहीं दे पाई थी। कभी कभी अपने आप पर शर्माती कि मैं प्रतीक को धोखा दे रही हूँ, लेकिन मैं क्या करती, मेरे दिल पर मेरा बस नहीं था। मेरे दिलो दिमाग पर सिर्फ रवि ही छाया हुआ था। जब भी प्रतीक मेरे पास होता तो मुझे ऐसा लगता मानो मेरा शरीर तो प्रतीक के पास है, लेकिन मेरा मन कहीं पीछे छूट गया है रवि के पास। मुझे हमेशा ऐसा लगता कि हम दोनों के बीच रवि का वजूद आज भी बरकरार है, जो मुझसे रह रहकर अपना हक मांगता है। ये शायद रवि के वजूद का ही असर था कि मैं चाहकर भी प्रतीक से खुल नहीं पाई। मेरे मन का एक कोना अभी भी रवि की याद में तड़पता रहता था। जब भी बादल बरसते, प्रतीक बारिश में भीगते हुए उसका आनंद लेता, मगर मैं दरवाजे की ओट में खड़ी रवि को याद करके रोती रहती। तब अचानक प्रतीक का चेहरा रवि का रूप ले लेता और फिर मेरी ये बेचैनी तड़प में बदल जाती। तब मैं सोचने लगती कि काश मेरी इस तड़प में रवि भी मेरा हिस्सेदार बन पाता तो कितना अच्छा होता। बारिश की ठंडी फुहारों के बीच अगर मैं अपनी इस तड़प से रवि को अपना दीवाना बना देती और टूटकर उसे प्यार करती तो शायद मेरा मन भी इस मौसमी ठंडक से सराबोर हो उठता। वैसे मैंने अपने मन की सारी बातें अपने मन के किसी कोने में छिपा रखी थीं। तब भी प्रतीक की पारखी नज़रों ने मेरे मन की बेचैनी को भांप लिया था। प्रतीक मुझे प्यार से समझाता कि घर से बाहर निकलो, नए नए दोस्त बनाओ, घर की चार दीवारी में कैद होकर क्यों बैठी रहती हो। प्रतीक के कहने पर मैंने घर से बाहर निकलना शुरू कर दिया, नए नए दोस्तों से मिलने लगी। नए नए दोस्तों से मिलने से मेरा अकेलापन कम होने लगा, जिस कारण मन में छाई निराशा आशा में बदलने लगी। अपनी ज़िंदगी में आए इस बदलाव से मैं खुश थी। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा शायद अब मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ गया है। पर यह ठहराव ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया, क्योंकि शांत नदी में अचानक रवि ने आकर अपने प्यार का पत्थर जो फेंक दिया था, जिस कारण मेरी ज़िंदगी में फिर से तूफान आ गया। मैं उस दिन अकेली पिक्चर देखने गई थी। वैसे प्रतीक भी मेरे साथ आने वाला था, लेकिन अचानक ज़रूरी काम आने की वजह से वो नहीं आ सका, इसलिए अकेली ही मैं पिक्चर देखने आ गई थी। लेकिन पिक्चर शुरू होने से पहले ही अचानक रवि से मुलाकात हो गई। जब हम एक दूसरे के सामने आए तब न जाने कितनी देर तक हम दोनों एक दूसरे को बिना कुछ बोले निहारते रहे। मैं कोई सपना देख रही हूँ क्या, मैंने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। हाँ, शायद ये सपना ही है, कहते कहते रवि का गला भर आया। फिर हम दोनों भीड़ से दूर एक तरफ ओट में जाकर खड़े हो गए। कहाँ थे, न कोई फ़ोन। जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं लगभग रो पड़ी थी। शालिनी, आज तक कोई पल ऐसा नहीं बीता होगा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। बस ये समझ लो कि मेरा तन मेरे पास था, पर मन हमेशा तुम्हारे पास रहा है, रवि भरे गले से बोला। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाती, रवि ही बोल पड़ा। अच्छा, अब ये गिले शिकवे छोड़ो और अंदर चलो। आज की पिक्चर में मेरा हीरो का रोल तो नहीं है, नेगेटिव है, पर हीरो के रोल से ज़्यादा दमदार है, कहकर उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम दोनों हॉल के अंदर चले गए। वाकई रवि का अभिनय दमदार था। इतने सालों की उसकी मेहनत नजर आ रही थी। जब वो हॉल से बाहर निकला तो उसके प्रशंसकों की भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। उसके बाद तो रवि का जादू मेरे सिर पर चढ़कर और भी ज़्यादा बोलने लगा। अब मुझे न दिन की सुध थी न रात की। मेरा अब ज़्यादा समय रवि के साथ ही बीतने लगा था। कभी कभी तो मैं शूटिंग के समय भी उसके साथ होती थी। मैंने कई बार उससे कहा कि चलकर प्रतीक से मिल लो, पर हर बार वो टाल जाता। जब भी मैं उसके सामने प्रतीक का जिक्र करती तो वो दुखी हो जाता और तड़पते हुए कहता, मेरे उस दुश्मन का नाम मेरे सामने मत लो, मेरे जख्मों को हरा मत किया करो। शालिनी, बस ये समझ लो कि तुमसे मेरी शादी ना हो पाना मेरी सबसे बड़ी हार है, जिसे मैं एक दिन अपनी जीत में बदल कर रहूँगा। तब मेरा मन करता कि मैं उससे लिपट जाऊं और अपना सर्वस्व उसे सौंप दूं, पर लोक लाज के भय से अपने बड़े कदम रोक लेती,
कई बार मेरे मन में आया कि उससे पूछूं कि वो मेरी शादी के समय कहाँ था, पर ये सोचकर चुप रह जाती कि इससे रवि को दुख पहुंचेगा और मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। एक दिन शाम के 5 बजे थे जब मेरे पास रवि का फ़ोन आया। क्या कर रही हो जान? कुछ भी तो नहीं, तो चली आओ आलीशान होटल में। पर अचानक, ज़्यादा सवाल ना पूछो, एक सरप्राइज़ है। रवि का इतना कहना था कि मैं उसके प्यार में खिंची होटल के लिए निकल पड़ी। उस दिन प्रतीक टूर पर था। जब रवि के पास पहुंची तो देखा वो एक सजे हुए कमरे में मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जान, बहुत देर कर दी आने में। ये सब क्या है? मैं अचकचाते हुए उससे पूछ बैठी। आज मुझे एक बहुत बड़ा रोल मिला है। अगर ये पिक्चर हिट हुई तो समझो मैं रातों रात स्टार बन जाऊंगा। कहते कहते उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। ये सही नहीं है रवि, मैंने खुद को उसे छुड़ाते हुए कहा। प्यार में कुछ भी सही या गलत नहीं होता। प्यार तो सिर्फ प्यार होता है जो कुर्बानी मांगता है। वैसे भी तुम्हारा और मेरा प्यार तो सच्चा प्यार है जो न जाने कब से एक दूसरे का साथ पाने को तड़प रहा है। ये कहकर उसने मुझे एक पैकेट थमा दिया। जब मैंने पैकेट खोला तो हैरान रह गई। उसमें एक गुलाबी रंग की झीनी सी नाइटी थी। मेरा दिल धड़क उठा। रवि का प्यार पाने के लिए मचलने लगा, लेकिन दिल के किसी एक कोने से आवाज आई, शालिनी, ये गलत है। प्रतीक के साथ ये धोखा होगा। मेरे मन के अंदर एक जंग चलने लगी और इस जंग में जीत प्यार की हुई। मैं खुद को समझाने लगी, आज तक मैं प्रतीक को धोखा ही देती आ रही हूँ। आज तक मैं प्रतीक को दिल से नहीं अपना पाई हूँ, तो क्या प्रतीक के साथ धोखा नहीं है? अब जब मुझे रवि का प्यार पाने का मौका मिल रहा है तो मैं इस मौके को क्यों छोड़ दूँ? मैं कपड़े बदलने चली गई तो उधर रवि सारे बिस्तर पर लाल गुलाबों की बरसात करने लगा। इत्र की भीनी भीनी खुशबू और धीमा धीमा संगीत, बस सब कुछ मुझे मदहोश करने के लिए काफ़ी था। बस फिर वो सब कुछ हो गया जो शायद बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जब बरसों पुरानी चाहत पूरी हुई तो ऐसा लगा मानो आज बिन बादल बरसात हो गई, जिसमें हम दोनों भीग कर उस चरम सुख को पा गए थे जिससे अब तक हम दोनों अछूते रहे थे। उस रात होटल के उस कमरे में रवि से लिपटी मैं उस तृप्ति को महसूस कर रही थी जो मुझे अब तक नहीं मिली थी। रवि, आज जिंदगी में पहली बार मैं इतनी खुशी का अनुभव कर रही हूँ। मैं भावावेश में उसके ओंठों पर किस करते हुए बोली, अरे मैडम, ये तो कुछ भी नहीं। आगे आगे देखो मैं तुम्हें कैसे स्वर्ग का मजा दिलाता हूँ। कहकर रवि फिर से मुझसे लिपट गया। मुझे बहुत दुख है जो समय रहते मैं तुम्हें अपना नहीं बना पाया। रवि मुझे चूमते हुए बोला। प्रतीक बहुत खुशकिस्मत इंसान है, तभी तो ये हुस्न का प्याला उसकी झोली में जा गिरा। रवि, इतना प्यार न करो मुझे, वरना। वरना क्या? अगर तुम मुझसे यूं टूट कर प्यार करते रहोगे तो तुमसे अलग कैसे हो पाऊंगी? और मैं अचानक रो पड़ी। रवि, इस दिल पर तो तुम्हारा शुरू से अधिकार रहा है और आज तन पर भी हो गया। मैं तड़पते हुए बोली। मेरी तड़प को देखकर रवि ने मुझे अपनी मजबूत बाहों के घेरे में कस लिया और मैं उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सुबह की लौ देख मैंने तुरंत कपड़े बदले और अपने घर आ गई। रवि से शारीरिक संपर्क के बाद मेरे अंदर एक सुखद सा परिवर्तन आ गया था। अब मैं हर समय खिली खिली सी रहती। इतना खुश तो मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा। उस दिन मुझे एक फिल्मी गाना गुनगुनाते देख प्रतीक ने मुझे टोका। वो क्या है कि आजकल नए दोस्त बन गए हैं ना? मैंने बात बदलते हुए कहा। अच्छा लगता है तुम्हें यूँ खुश देखकर, कहकर प्रतीक ने भावातिरेक में मेरा माथा चूम लिया। प्रतीक का अपने लिए ये प्यार देखकर एक पल के लिए मुझे खुद पर शर्म सी आ गई, लेकिन उस समय मुझे अच्छा और बुरा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे दिखाई दे रहा था तो बस रवि का प्यार। उसके प्यार में पागल मैं आज दूसरी बार उससे मिलने उसी होटल में जाने वाली थी। लेकिन प्रतीक आजकल घर जल्दी आ जाते थे, इसलिए दुविधा में थी कि कैसे जाऊं। आजकल मेरी सास मेरे पास रहने आई थी, लेकिन वो बहुत अच्छी थीं। उनकी तरफ से मुझे कोई फिक्र नहीं थी। बहुत देर से तैयार होकर परेशानी में इधर से उधर घूम रही थी। मेरी सास मेरी परेशानी को तुरंत भांप गईं और बोलीं, अरे बहू, परेशानी क्या है? अब जब मैं घर पर हूँ तो प्रतीक को देख लूँगी। तुम्हें कहीं जाना है तो चली जाओ। माँ जी के इतना कहते ही मैं तुरंत निकल पड़ी। इधर मेरा ऑटो रिक्शा होटल की तरफ बढ़ रहा था तो उधर मेरी बेचैनी। सब कुछ अपनी चरम सीमा पर था। उस दिन का चरम सुख और आज फिर अचानक मेरे विचारों पर विराम लग गया, क्योंकि मेरा होटल आ गया था। तेज कदमों से लॉबी का रास्ता पार कर मैं होटल के कमरे के पास पहुंच गई।
कमरे का दरवाजा अध खुला था और मैं जल्दी से उसे धकेलकर अंदर जाना चाहती थी कि अचानक रवि के मुंह से अपना नाम सुनकर मेरे बढ़ते कदम रुक गए। जब मैंने दरवाजे की ओट में खड़े होकर अंदर झांका तो मैं हैरान हो गई। रवि किसी और के साथ बैठा ड्रिंक कर रहा था। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला हुआ था। तेरी वो मुर्गी कब तक आएगी? मेरा मन बेचैन हो रहा है। रवि के सामने वो आदमी शराब का खाली गिलास रखते हुए बोला। बस सर, आने ही वाली होगी। रवि उसके खाली गिलास में शराब डालते हुए बोला। पर यार, वो तो तेरी गर्लफ्रेंड है, ऐसे में वो मेरे साथ। आप उसकी फिक्र न करो सर जी। अरे वो तो मेरे प्यार में इतनी पागल है कि मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार हो जाएगी। रवि ठट्टा मारकर हंसा था। अरे मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो हाथ आया मौका यूं जाने दूं। नशे में धुत रवि बोला। आज आप सिर्फ मेरे अभिनय का कमाल देखना। मैं आज उसे इतना बेचैन कर दूंगा कि वो मेरे साथ साथ आपको भी खुश कर देगी। दीवानी है वो मेरी। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। और फिर उसने सिगरेट सुलगा ली। अच्छा, मैं चलता हूँ। बाहर लॉबी में तुम्हारे फ़ोन का इंतजार करता हूँ। जब मामला पड़ जाए तब आ जाऊँगा। कहकर वो आदमी बेशर्मी की तरह हंसने लगा। आप खुश होने की फिक्र न करो। वो तो मैं आपको इतना खुश करवा दूंगा कि इससे पहले आप इतना खुश कभी न हुए होंगे। पर मेरा आपकी आने वाली फिल्म में हीरो का रोल तो पक्का है ना? कहकर रवि ने वही गुलाबी नाइटी बेड पर फैला दी। अरे यार, जुबान का पक्का हूँ। इधर वो लड़की हमारी बाहों में, उधर तेरा हीरो का रोल पक्का। ये सब सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मेरी तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि काटो तो खून नहीं। पहले तो मेरे मन में आया कि अंदर जाकर उन दोनों का मुंह नोच लूं, पर फिर मैं तुरंत संभल गई कि अगर वो दोनों नीचता पर उतर आए तो मेरे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। दिल किया कि काश मुझे मौत आ जाए। मैंने किस कदर गलत किया था। रवि पर अंधा भरोसा किया, अपने पति को धोखा दिया, यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ रवि को सौंप दिया। मुझे खुद से ही घिन आने लगी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। फिर मैंने जल्दी से खुद को संभाला। फिलहाल मुझे यहाँ से निकलना था। मैंने समय न गंवाते हुए बाहर का रुख किया ताकि उन लोगों की पकड़ से बाहर निकल जाऊं। वैसे भी वो आदमी कभी भी बाहर आ सकता था। उस समय मेरा तन मन गुस्से से उबल रहा था और मेरी आंखें लगातार बह रही थीं। रवि के प्यार का ये गंदा रूप देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैं ऑटो रिक्शा में अपने घर जा रही थी। रवि के कई फ़ोन मेरे मोबाइल पर आए। मेरा मन उस समय इतना बेचैन था कि उससे बात करना तो दूर, मैं उसकी आवाज़ भी नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर दिया। अरे प्रतीक, तुम कब आए? प्रतीक को घर में देखकर मुझे बहुत सुकून मिला, लेकिन मैं प्रतीक से नज़रें नहीं मिला पा रही थी। चलो आज पिक्चर देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खा लेंगे। प्रतीक ने अचानक मुझसे कहा तो मैं अचकचासी गई। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, फिर कभी चलेंगे। मैं प्रतीक से नज़रें चुराती हुई कमरे में चली आई। मुझे खुद से ही नफरत महसूस हो रही थी। कितना प्यार करने वाला पति मिला था मुझे। कभी भी मुझसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। हर पल मेरा कितना ख्याल रखता था और मैंने उसी देवता जैसे पति को धोखा दिया। धिक्कार है मुझ जैसी औरत पर। प्रतीक मेरे पीछे ही पीछे कमरे में चले आए थे। वो मेरी बेचैनी भांप गए थे। मुझे कंधों से पकड़ते हुए अपने पास किया और बोले, शालिनी क्या बात है? आज बहुत परेशान लग रही हो। मम्मी ने बताया था कि तुम कहीं गई हुई हो। तुम कहाँ गई थी और तुम इतना परेशान क्यों हो? तुम मुझे अपनी परेशानी बता सकती हो। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इतना सुनते ही मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा रोना देखकर प्रतीक बहुत ज़्यादा घबरा गए। उन्होंने मुझे चुप कराया और मुझसे मेरे रोने की वजह पूछी, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं प्रतीक को सच्चाई बता पाती। बस मैंने इतना ही कहा कि बस प्रतीक, आज दिल थोड़ा घबरा रहा है। बस पता नहीं क्यों मुझे आज रोना आ रहा है। मेरी बात पर प्रतीक बोले, कोई बात नहीं शालिनी, कभी कभी हमारा मूड ख़राब हो जाता है, लेकिन मैं तुम्हारा मूड अभी चुटकियों में ठीक किए देता हूँ। चलो आज हम बाहर घूमने चलते हैं। एक अच्छी सी मूवी देखेंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। प्रतीक के बार बार कहने पर मैं तैयार हुई और हम दोनों बाहर घूमने चले आए। जब पिक्चर देखकर बाहर निकले तो बाहर काले बादल घिर आए थे। देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। प्रतीक कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठने लगे तो मैंने अचानक उनका हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। मैडम, बारिश शुरू हो गई है और तुम्हें बारिश में भीगने से एलर्जी है। उसके स्वर में व्यंग था। अब मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, कहकर मैंने प्रतीक को हाथों से पकड़कर खींच लिया और फिर हम दोनों देर तक बारिश में भीगने का मज़ा लेते रहे। जब बारिश की ठंडी फुहारें मेरे दिल में लगी आग निकालने में कामयाब हुईं, तब मैं
प्रतीक के कंधे से जा लगी। मेरे अंदर आए अचानक इस बदलाव को देखकर प्रतीक को इतना अच्छा लगा कि उसने एक चुंबन मेरे होंठों पर अंकित कर दिया। जब वो प्रतीक की मजबूत बाहों ने मेरे तन को कसा तो ऐसा लगा मानो अब मेरे मन पर सिर्फ और सिर्फ प्रतीक का ही अधिकार है। और तब ऐसा लगने लगा मानो रवि की यादों का अक्सर धुंधला पड़ने लगा है। मैंने सच्चे दिल से प्रतीक को अपना लिया, लेकिन मैं इतनी मजबूत हरगिज नहीं हूँ कि प्रतीक को उस रात का सच बता सकूँ। उसे बता सकूँ कि उस रात मैं रवि की बाहों में सो चुकी हूँ। मैं प्रतीक को खोना नहीं चाहती। डर लगता है कि कहीं प्रतीक सच्चाई जानने के बाद मुझे छोड़ ना दे। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या शालिनी को प्रतीक को अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसे ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना दोस्तों, जिससे कि आने वाली हर नई कहानी की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।